सेटिस्फेक्शन या आर्ट ऑफ जो उसका जो अपनी इनर थॉट्स है उनके एग्जीक्यूशन की बजाय वो उसको मतलब अप्रिसिएशन के लिए या उसको इटर्नल फेम हासिल करने के लिए यूज करना चाह रही होती है। एक आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए आर्ट सबसे पहले एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसका जो इनर सेल्फ है उसकी प्रेजेंटेशन का एक मतलब मीडियम होना चाहिए। लेकिन लिली ब्रिस्को ये चाह रही होती है कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो उससे पहले क्रिएट ना किया जा चुका हो, या जिससे उसको अप्रिसिएशन मिले, उसको एडमिरेशन मिले, और उसका जो नाम है वो एक आर्ट की हिस्ट्री में लिखा जाए। मतलब वो एक रूटीन से हट के कुछ काम करना चाह रही होती है, इसीलिए वो दूसरों की मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है अपने आर्ट में। वो अपने आर्ट को दूसरों की नजर से देख रही होती है। जैसे उसको मिस्टर वो जो जेम्स होता है वो कहता है कि विमेन कैन नाइदर पेंट और राइट, तो वो उसकी जो ओपिनियन होती है उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेती है। फिर उसके बाद मिसेस रामजी जो होती हैं वो उसको अपने आर्ट पे फोकस करने की बजाय वो उसको मतलब सेटल डाउन होने के लिए, उसको शादी करने के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज करती है। वो उसके आर्ट को इफेक्ट करता है। लेकिन एंड में आके वो उसका डिलेमा ये होता है कि वो अपने आर्ट में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। वो ये चाह रही होती है कि उसको अप्रिसिएशन मिले, यानी वो दूसरों की एक तरीके से एडमिरेशन की मोहताज होती है। उसका आर्ट जो होता है वो दूसरों की राय पे डिपेंड करता है। एंड में आके उसको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट समथिंग विच अदर पीपल एडमायर, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू एग्जीक्यूट योर योर इनर सेल्फ। और वो वही एंड में करती है कि जो उसकी मिसेस रामजी के बारे में, या इन अदर वर्ड्स उसकी लाइफ के बारे में जो ओपिनियन होती है वो उसको एज इट इज पेंट कर देती है, यानी वो अपना आप एग्जीक्यूट कर देती है। सो मेन थिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ आर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एडमिरेशन फॉर आर्ट विच आर्टिस्ट गेट फ्रॉम अदर पीपल। तो एक आर्टिस्ट के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना या उसका अपना आर्ट के ऊपर बिलीव है वो होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि उसका जो आर्ट है वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इटर्नल फेम या उसके लिए मतलब एक सोर्स ऑफ एडमिरेशन बन जाए। और यही मेरे ख्याल में लिली के साथ डिलेमा होता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द नॉवेल, जिससे वो एंड में जाके जो है वो बाहर निकल आती है। बाहर निकलती है। एक्चुअली द स्टोरी इज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्ट, ठीक है। और उस आर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले लिली ब्रिस्को को वो जितने भी उसने इर्द गिर्द अपने दिमाग के इर्द गिर्द जो पट्टियां बनाई होती है उसको वो तोड़नी पड़ती है। जैसे उस्मा ने बहुत प्यारा आंसर दिया, उस्मा ने कहा कि वो लिली ब्रिस्को पहले अपने आर्ट को लोगों की नजर से देख रही होती है, लेकिन आर्ट इज नॉट बेसिकली द एग्जीक्यूशन की कोई उसको एडमायर करे, दैट इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्ट रादर देन, उसमें क्या बोला था अभी आपने, इट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ आर्ट रादर देन। पता नहीं मैंने क्या बोला था, पर मतलब इट्स मोर अबाउट सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एग्जीक्यूशन ऑफ आर्ट इज मोर अबाउट सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बजाय इसके कि आपको परमानेंस मिले उससे या आपके लिए वो एक इटर्नल फेम का कोई जरिया बन जाए, ये या लोगों को प्लीज करे। जैसे वो है ना आर्ट फॉर आर्ट से, कि मतलब वो सिर्फ आपको एस्थेटिकली सेटिस्फाई करे, इसका जो प्राइमरी पर्पस है आर्ट का वो ये है। और जो मेन जो कैरेक्टर है जो आर्ट को शो कर रहा है यहाँ पे वो लिली ब्रिस्को का ही है कि वो जो है अनकन्वेंशनल वे में आर्ट को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। लाइक जो मिस्टर रामजे, उनको भी तो यही डर था ना कि एक दिन वो जो है उनकी किताबों को सब भूल जाएंगे, वो फॉरगॉटन हो जाएंगी और फिर उनकी वो अहमियत नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उनको मिसेस रामजे की सिंपैथी की जरूरत पड़ती थी। और एट द एंड वो चाह रहा होता है कि लिली ब्रिस्को भी उनको सिंपैथाइज करे। और लिली ब्रिस्को का भी यही डिलेमा था कि उसको ये लगता था कि मतलब उसका जो आर्ट है उसको शायद कोई एडमायर नहीं करेगा, लेकिन आर्ट बेसिकली नॉट द थिंग कि हम जो काम कर रहे होते हैं, एक आर्टिस्ट अगर कोई काम करता है तो वो लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा होता, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और स्पेशली जैसे ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है ना, और हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में पढ़ा कि ये भी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि इंसान जो है उसके माइंड के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और वो अपने अनकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सबकॉन्शियस हमने क्या पढ़ा था, कॉन्शियस देन सबकॉन्शियस एंड देन अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं तो बेसिकली हम फिर सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आते हैं, फिर हमारा विजन ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है। दैट इज द स्टोरी अबाउट द विजन ऑफ लाइफ, कि वो किस तरीके से उसको देखती है। अब यहाँ पे देखें आज का जो हमारा क्वेश्चन है, कंटेंट नोट्स खोलिएगा, दैट इज बेसिकली रिलेशन ऑफ आर्ट टू लाइफ, ठीक है।
और यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि देखें, वहां पे एक चीज बेटा हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, वहां पे कोई कॉपी पेस्टेड क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, आपका कुछ भी घुमा के आ जाएगा। सो मेक द पॉइंट्स। अब लाइक मैं अभी जब इस क्वेश्चन की तैयारी कर रही थी, मैं देख रही थी कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स बन रहे हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, क्रिटिकली एवेल्युएट टू द लाइट हाउस। नंबर 2, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। नंबर 3, एक क्वेश्चन अभी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है, अब मैं बोल देती हूँ, बाद में लिख लीजिएगा यहीं पे। हाउ डू men and women in the novel respond to the gender roles that they perceive or that are imposed upon them to the light? ठीक है, how do men and women in the novel respond to the gender roles that they perceive or that are imposed upon them to the light? अब नॉर्मली जो है रिलेशन ऑफ आर्ट टू लाइफ, बाज औकात एक क्वेश्चन आ जाता है लिली ब्रिस्को से रिलेटेड कि किस तरीके से आर्ट जो है लिली ब्रिस्को के कैरेक्टर के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होता है। अभी तो हम बात कर रहे थे ना लिली ब्रिस्को के कैरेक्टर की, कि जी लिली ब्रिस्को का अगर कैरेक्टर आता है या उसके डिलेमा की बात होती है तब हम ये बात करेंगे, लेकिन अगर आ जाए जी आर्ट जो है वो लिली ब्रिस्को या बाकी कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ, या वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अपने नॉवल के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहती थी अपना विजन ऑफ लाइफ, अपना विजन ऑफ आर्ट, देन फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नॉर्मली यहाँ पे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन थोड़ा डिफरेंट है जो वर्जीनिया वुल्फ ने किया, कि एक जेंडर दूसरे जेंडर को परसीव कैसे करता है, ठीक है, एक जो जेंडर रोल है वो दूसरे जेंडर रोल को कैसे परसीव करता है, और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को किस आंख से देखता है। तो हमने हर कैरेक्टर को देखा कि उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में दूसरा कैरेक्टर क्या है। यहाँ पे देखें जो करंट नोट्स में क्वेश्चन है, डिस्कस वर्जीनिया वुल्फ थ्योरी ऑफ द नॉवल, हाउ has she made us use of it into the lighthouse। क्या थ्योरी थी जो उसने नॉवल में यूज की थी, और जो कि हाउ शी मेड यूज ऑफ इट इनटू द लाइफ, ठीक है। एक तो उसने थ्योरी यूज की थी आर्ट टू द लाइफ, रिलेशन ऑफ आर्ट टू द लाइफ या विजन ऑफ लाइफ की उसने एक थ्योरी यूज की थी। सेकेंडली वो जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शो करना चाह रही थी, इंटीरियर मोनोलॉग जो है उसको शो करना चाह रही थी कि माइंड्स के अंदर इंसान की क्या कहानी चल रही है, क्या परसेप्शंस चल रही है, क्या इनर फियर्स चल रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है उसकी थ्योरी ऑफ नॉवल को शो करती है। दूसरा क्वेश्चन है टू द लाइट हाउस, डबल विजन और मल्टीपल पर्सपेक्टिव। डबल विजन एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव किस तरीके से कैरेक्टर टू कैरेक्टर जो है डबल विजन, यानी कि कभी वर्जीनिया वुल्फ अपनी आंख से देखती है, कभी वो लिली ब्रिस्को की आंख से देखती है, कभी वो मिसेस रामजी की आंख से देखती है, कभी जो है वो दिखाती है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। तो ये है जनाब डबल विजन और मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और इस वजह से इस नॉवल का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बाकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन से डिफरेंट है। हम नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू द रीडर पर्सपेक्टिव देखते हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, बल्कि हम ऑथर के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, और हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर उसके पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचता है। मिसेस रामजे क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, हमने ये देखना है कि बाकी कैरेक्टर्स मिसेस रामजे के बारे में क्या कह रहे हैं, लिली ब्रिस्को मिसेस रामजे के बारे में क्या कह रही है, वर्जीनिया वुल्फ रामजे के बारे में क्या कह रही है, एक रीडर जो है उसको कैसे परसीव कर रहा है, क्या उसका कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसको कहते हैं डबल विजन और मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। फिर है डिस्कस द थीम ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, आप लोगों ने बताना है थीम ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, दैट इज बेसिकली द विजन ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टोरी जो है दैट लीड्स टू द ट्रुथ, ठीक है, और जब एक आर्टिस्ट का ट्रुथ जो है वो पहुंच जाता है ट्रुथ तक, और वो लाइफ की रियलिटी को, लाइफ की हकीकत को पहुंच जाता है, तो उसकी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। डिस्कस द थीम ऑफ रिलेशन ऑफ आर्ट टू लाइफ। अब यहाँ पे रिलेशन ऑफ आर्ट टू लाइफ दिखाया गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक लिली ब्रिस्को एक आर्टिस्ट थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो हमारा जितना भी हम राइटिंग करते हैं वो भी एक आर्ट है, और
जो मिस्टर रामजे भी हैं वो अपने फियर्स को उस वक्त तक ओवरकम नहीं कर सके थे जब तक कि वो भी लाइट हाउस तक नहीं पहुंच गए, यानी कि वो अपने रिलेशंस के साथ जीना नहीं सीख गए जब तक कि वो लाइफ के साथ जीना नहीं सीख गए। ठीक है, तो वो जब तक लिव टू लाइफ नहीं आए, और इवन वर्जीनिया लिली ब्रिस्को भी लिव टू लाइफ नहीं आई, उस वक्त तक उन दोनों का आर्ट कंप्लीट नहीं हुआ। मिस्टर रामजे अपने फियर से कभी निकल ही नहीं सके जब तक कि वो जस्ट एक फिलोसोफर थे, या वो सिर्फ किताबें लिखा करते थे या थीसिस लिखा करते थे। जब उनका जो है एक को रिलेशन हुआ उनका विद द लाइफ, तो वो उन फियर से बाहर आए और वो फिर एक ट्रुथ तक पहुंचे। लाइट हाउस सिंबलाइज करता है उस ट्रुथ ऑफ लाइफ को। लाइट हाउस सिंबलाइज करता है एक कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल को। ठीक है, एक इंसान जो है वो किस तरीके से आगे चलता है, वो लाइफ के साथ किस तरह रिलेट होता है, उसका आर्ट किस वक्त कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इंसान सबके साथ होता है। नॉट ओनली मैं सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस रामजे या लिली ब्रिस्को की बात नहीं करूंगी, ये हमारे साथ भी होता है। देखिए बेटा, अभी आप लोगों की उम्रें मेरे ख्याल है हार्डली कोई 30 से तो कम होंगी, बहुत कम यहाँ पे हैं जो 30 प्लस होंगी शायद। ठीक है, तो जिंदगी के साथ साथ जो है ना आपका विजन ऑफ लाइफ, और बिफोर 30-25 ईयर्स हम बहुत सारी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। बहुत सारी, क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रही, किधर को जाना है। अब यहाँ पे बेसिकली वही है, विजन ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं। बट जिंदगी में कुछ अरसे बाद वो कहते हैं ना, जस्ट वेट एंड वॉच, इसकी पॉलिसी हमेशा बेटा अपनाइए रखिएगा। वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, वक्त के टाइम पासेस आता है ना, इसके अंदर बीच में 10 साल गुजर जाते हैं। ठीक है, जिसमें मिसेस रामजे की भी डेथ हो जाती है। बहुत कुछ वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। इसमें बताया गया है कि लाइफ भी अनसर्टेन है, और टाइम इज जो है ना, ये जो फ्लक्स ऑफ टाइम है ना, ये फ्लीट होता है। टाइम इज फ्लीटिंग, लाइफ इज ऑल्सो फ्लीटिंग, एंड हम सबको उसके साथ जाना है। सिर्फ जो पीछे रह जाते हैं वो होते हैं जो उनकी डेथ्स हो जाती है। ठीक है, वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। इसी तरह कुछ ना होने से भी जिंदगी रुक नहीं जाती। जिंदगी का काम है उसने चलते जाना, और ये वक्त की खूबसूरती है कि वक्त रुकता नहीं है। और ये भी वक्त इंसान की जिंदगी की खूबसूरती है कि हमें बातें भूल जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ही रह जाती हैं, और बाज़ औक़ात हम उन चीजों को भूल भी जाते हैं। तो दैट इज द थिंग कि वक्त के साथ साथ आपका रिलेशन टू लाइफ, रिलेशन टू ट्रुथ, रिलेशन टू जो आर्ट होता है वो आपका कंप्लीट होता है, और उस वक्त एक इंसान एक कंप्लीट इंसान बनता है। आप देखिए 40 ईयर्स तक जाके इंसान थोड़ा सा हम्बल हो जाता है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा हम्बल हो जाता है। और 25 साल की उम्र तक, 25 से 30 साल तक की उम्र के दरमियान हम लोग बड़े पैनिक सिचुएशन में होते हैं। क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें लाइफ की समझ नहीं आ रही होती। लिली ब्रिस्को और इवन मिस्टर रामजे, ठीक है, दोनों का जो सर्वाइवल था, इवन दोनों का ही जो विजन ऑफ लाइफ था वो और तरह का था। लेकिन एंड में वो उस विजन ऑफ लाइफ पे पहुंचे जहां पे मिसेस रामजे कभी 10 साल पहले हुआ करती थी। यानी कि कहानी का मेन जो कैरेक्टर्स थे वो 3 थे। मिसेस रामजे वो चीज पा गई थी जो लिली ब्रिस्को और मिस्टर रामजे आफ्टर 10 ईयर्स बाद उनको वो बात समझ आई थी जो कभी मिसेस रामजे किया करती थी। तो दैट इज बेसिकली द ओवरऑल के आर्ट टू लाइफ, और एक आर्टिस्ट और एक प्रोफेशन, और फिर उसका जो रिलेशन है लाइफ के साथ वो किस तरह से होता है। और यहाँ पे अगेन वही आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो दैट इज दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके बताए गए। To the Lighthouse is very complex novel and different critics have interpreted it differently. According to Norman Friedman, To the Lighthouse centers on question of order and chaos, male and female, permanence and change, and intellectual and intuition. Thus, the simultaneous completion of Lily Briscoe's painting, and arrival of Mr. Ramsay, James and Cam at the lighthouse somehow contributing together to complete the book. According to some critics, Mr. Ramsay is undergoing a transition from his formal intellectual personality to intuitive one. Lily is moving from form to concern with content, a shift from time to the timeless, and shift from egotism to selflessness.
अब यहाँ पे देखें कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दो मेन कैरेक्टर्स थे जिनकी ट्रांजिशन हुई थी, एक मिस्टर रामसे की, दूसरी लिली ब्रिस्को की। बाकी किसी कैरेक्टर को हमने नहीं देखा, रादर के सिर्फ ये था कि मिस्टर रामसे के जो बच्चे थे उनके एटीट्यूड में फर्क आया था, लेकिन जो एक ट्रांजिशन हुई थी, मेन ट्रांजिशन और इंटेलेक्ट की, वो लिली ब्रिस्को और मिस्टर रामजे की हुई थी। और वो हमने देखा कि वक्त के साथ साथ लोग किस तरीके से बदलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक, मिस्टर रामजे जो है वो एक ट्रांजिशन फ्रॉम फॉर्मल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से इंट्यूटिव वन की तरफ गए। लिली जो है वो फॉर्म टू कंसर्न विद कंटेंट, ठीक है, वो जो है फॉर्म टू कंसर्न विद कंटेंट गई, शिफ्ट फ्रॉम टाइम टू द टाइमलेस। अब उसका शिफ्ट हुआ टाइम से टाइमलेस की तरफ, ठीक है। वो यादें जो कि उसके दिमाग में बैठी हुई थी, जो कि एक वक्त को शो करती थी, फाइनली वो जब एक आर्ट में क्रिएट हुई तो फाइनली वो टाइमलेस होगी। एंड शिफ्ट फ्रॉम इगोटिज्म टू सेल्फलेसनेस, और फिर एक शिफ्ट दिखाई गई नॉट ओनली लिली की बल्कि मिस्टर रामजे की भी, फ्रॉम इगोटिज्म टू सेल्फलेसनेस। while some other think that this simultaneous convergence is clumsy device which solves no problem. कुछ क्रिटिक ये भी कहते हैं कि ये जो है साइमल्टेनियस कन्वर्जेंस, कन्वर्ज होता है एक जगह पे, एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाना, एक पॉइंट पे आके मतलब आप कन्वर्ज हो जाना, उसकी मान लेना। तो वो ये जो कन्वर्ज हुई वो एक क्लमजी डिवाइस है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एंड फुल सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रिप टू द लाइट हाउस इज नॉट ग्रास्प्ड। Furthermore, Andrew replies in answer to a question of Lily about the content of his father's books are, जब लिली उससे पूछती है एंड्रयू से, उसके बेटे से रामजे के, कि भाई उसकी किताबें क्या है, तो वो क्या कहता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ रियलिटी। Thus, the novel revolves around the problem how one person looks at another, how man looks at nature, and how the artist looks at life. ये थ्री पर्सपेक्टिव हैं जो हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, उसके आंसर में, कि किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, किस तरीके से इंसान नेचर को परसीव करता है, और किस तरह से एक आर्टिस्ट जो है वो एक लाइफ को देखता है। क्या उसने बोला था ऊपर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। सब्जेक्ट उसने पूछा तो उसने क्या बताया था उसके बेटे ने, कि भाई मेरे बाप की किताब है, जस्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ रियलिटी है। ये तीन चीजें हैं जो कि इस नॉवल की मेन थीम्स है। अकॉर्डिंग टू नॉर्मन फ्रीडमैन, our right understanding is achieved by those who try to understand the nature of reality. राइट अंडरस्टैंडिंग उस वक्त अचीव होती है उन लोगों को जो कि नेचर ऑफ रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको अंडरलाइन करे। और ये जब लिली ब्रिस्को की पेंटिंग कंप्लीट होगी, मिस्टर रामजे जो है टू द लाइट हाउस पहुंच जाएंगे, लाइट हाउस पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त हम ये लिखेंगे एट द एंड, जो कंक्लूजन हम जितने भी क्वेश्चंस का लिखेंगे उसमें हम जो लब्बे लबाब है वो यही है कि जैसे ही वो लोग लाइट हाउस पे पहुंचते तो उनका विजन ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो नेचर ऑफ रियलिटी को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। Simultaneously from two different standpoints, subjective and objective, through which one must pass in making transition from one's perspective to the other. From whatever viewpoint we regard life, whatever it is that of a detached philosopher, ironically contemplating from a height, or that of the busy mother and a housewife frantically involved in the fever and fret of daily routine, one must give it up in favor of the other and emerge with a double perspective or synthesis. अब यहाँ पे वो कहती है फ्रॉम वट एवर व्यू पॉइंट हम जो है रिगार्ड, किसी के भी व्यू पॉइंट से रिगार्ड करें लाइफ को, वट एवर इट इज दैट ऑफ डिटैच फिलोसोफर, चाहे वो किसी डिटैच फिलोसोफर का हो, आयरोनिकली जो कि कॉन्टेम्पलेट करता है फ्रॉम अ हाइट, और दैट ऑफ द बिजी मदर, या एक बिजी मदर जो कि एंड द हाउस वाइफ जो कि फ्रेंटिकली इन्वॉल्व है इन फीवर एंड फ्रेट ऑफ डेली रूटीन, जो कि टोटली इन्वॉल्व है फीवर एंड फ्रेट ऑफ डेली रूटीन को, वन मस्ट गिव इट अप इन फेवर ऑफ द अदर। एक इंसान जो है वो इसको दूसरे, वन मस्ट गिव इट अप यानी कि एक जो है दूसरे के लिए इसको गिव इट अप करता है, एंड इमर्ज विद अ डबल पर्सपेक्टिव और सिंथेसिस, और फिर वो इमर्ज होता है एक डबल पर्सपेक्टिव और सिंथेसिस के साथ।
Doing only one of the two would naturally give a particular view of life, which can be quite misleading. Hence, one has to strike a balance. तो एक को जो है, एक balance जो है, वो strike करना पड़ता है. The part one of the novel chiefly deals with the relation of self to other. ठीक है, अब हम देखते हैं कि basically हम देखते हैं relation of self to other. That is also the part of the art to life. It is evident that no single trait of characteristics of person can be seized to know him. For instance, Mrs. Ramsay is annoyingly concerned with ordering the lives of others. It creates resentment in many of her circle against her mania for marriage. मिसेस रामजे जो है वो एनोइंगली कंसर्न थी कि लोगों की जो लाइव्स हैं उनको ऑर्डर करती थी, लाइक उनको उनकी लाइफ, स्पेशली जो उनकी मैरिड लाइफ थी या उनके वो जो मैच मेकिंग करती थी, एनोइंगली उसके अंदर वो इंटरप्ट करती थी कि किसी तरह इनकी जो लाइफ है वो एक ऑर्डर में आ जाए. इट क्रिएट्स अ रिसेंटमेंट इन मैनी ऑफ हर सर्कल्स. और बाज़ औक़ात जो है लोग इस चीज़ को बड़ा बुरा मनाते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप हमारे मामलात में क्यों बोल रहे हैं, बोलते हैं हम ऐसे. Therefore, multiple perspective is necessary to understand a person. तो इस वजह से multiple perspective होते हैं कि आप किस तरह से understand करते हैं एक person को. और ये क्या हो गया, that is basically the relation of art to life, कि एक इंसान को रियलिटी तक पहुंचने के लिए किस तरीके से वर्जीनिया वुल्फ ने जो है एक एक कैरेक्टर को जो है पोर्ट्रे किया. सिमिलरली थ्रू मिस्टर रामजे, दो मिस्टर रामजे इज अ डोमेस्टिक टायरेंट. मिस्टर रामजे को उसने कैसे पोर्ट्रे किया है कि वो एक डोमेस्टिक टायरेंट है, yet he is also admirable for his intellectual qualities. He is a detached philosopher, yet he craves contact with his wife and children. He is grim yet optimistic, austere yet fearful for his reputation. वो ग्रिम है लेकिन ऑप्टिमिस्टिक भी है, ऑस्टियर है yet fearful to his reputation, लेकिन वो अपनी रेपुटेशन की वजह से बहुत ज्यादा fearful है. Lily Briscoe is also very complex figure. She is a spinster, disinterested in ordinary sexual attachment. She is nevertheless capable of a fierce outburst of love. ठीक है, वो जो है एक fierce outburst of love की she is nevertheless capable of a fierce outburst of love, यानी कि वो जो है मोहब्बत से बिल्कुल खाली है. She is an artist perpetual worried by a blank canvas. वो एक आर्टिस्ट है जो कि worried है एक blank canvas की वजह से. But she is able to find a solution to the complex problem of art and life relationship. लेकिन वो इस काबिल थी, वो इस काबिल है कि वो ये जो complex problem है art और life का, रिलेशनशिप का, वो इसको फाइंड आउट करेगी, इसके सोल्यूशन को. मिस्टर बेंकस इज एन अनसेल्फिश फ्रेंड एंड अ डेडिकेटेड साइंटिस्ट, yet he is self-sufficient bachelor. So Charles Tansley is an irritating and self-centered pedant. ठीक है, ये चार्ल्स टांसले ही था ना जिसने कहा था कि भाई तुम पेंटिंग नहीं कर सकती. Yet he is also sympathetic. Therefore, double vision is necessary for any right understanding of the human nature. इस वजह से ये जो डबल विजन है वो नेसेसरी होता है कि हम किसी भी ह्यूमन नेचर को जो है अंडरस्टैंड कर सके. The climax of the first sections occurs at the dinner, where each ordinary ego, whether it's petty aggression and resentment, is gradually blended with the others into a pattern of completion and mutual harmony. Personality can be known only through a multiple perspective. One wanted 50 pairs of eyes to see, with 50 pairs of eyes were not enough to get round that one woman with. And section 1 of the novel provides interior monologue. अब वो यहाँ पे कहता है one wanted 50 pairs of eyes to see with. एक इंसान चाहता है कि वो 50 पेयर्स ऑफ आई को किसी चीज को देखे, लाइक जैसे लिली ब्रिस्को जो थी वो लोगों की नजर से अपने आर्ट को देख रही थी. मिस्टर रामजे लोगों की वजह से परेशान थे कि भाई मेरे ये जो लोग हैं ये मुझे एडमायर करना शायद छोड़ देंगे. तो 50 पेयर्स ऑफ आईज वर नॉट एनफ टू गेट राउंड दैट वन वीमेन विद. ठीक है, और 50 पेयर्स ऑफ आईज जो हैं वो काफी नहीं होती दैट वन वीमेन विद. ठीक है, एक ही औरत को देखने के लिए, या एक औरत जो चीजें पर मतलब उसको देख रही होती है, वो एक ही खातून जो है वो 50 लोगों की नजर से नहीं सोच सकती. And section 1 of the novel provides interior monologues represented from at least 2 point of view. इस वजह से section 1 of the novel जो है वो provide करता है एक इंसान 50
लोगों की नजर से नहीं देख सकता, इस वजह से वो इंटीरियर मोनोलॉग प्रेजेंट करता है फ्रॉम एटलीस्ट 2 व्यू पॉइंट। ठीक है, तो 2 व्यू पॉइंट से जो है कहानी को बयान किया जाता है। मिस्टर रामजे इज सीन चीफली थ्रू द आईज ऑफ मिसेस रामजे। मिस्टर रामजे को मिसेस रामजे की आईज से देखा जाता है, यंग जेम्स की आंखों से देखा जाता है। लिली एंड मिस्टर बेंकस Similarly, Mrs. Ramsay is seen through the eyes of Lily. Mrs. Ramsay को लिली ब्रिस्को की आंखों से देखा जाता है। टांसले उसके बारे में क्या सोचता है, मिस्टर बैंकस भी उसके बारे में क्या सोचता है, while Mr. Bankus is seen through the eyes of Lily and Lily is seen through the eyes of Mrs. Ramsay. इस तरीके से जनाब डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दूसरे की नजर से देखे जाते हैं। टांसले is seen through the eyes of Mrs. Ramsay and Lily. Through this technique of alternation or double vision, characters have been revealed in the course of the story. ठीक है, ये जो double vision of the character है ये देखा गया in the course of the story. The part 2 of the novel deals with the relation of man to nature. Part 2 of the novel जो है वो deal करता है relation of man to nature. It does not merely portray the ravages of time on the summer home. और ये खाली पोर्ट्रे नहीं करता ravages of time on the summer home, it also shows its equally dramatic renewal. ठीक है, ये शो करता है equally dramatic renewal को. The fortune of Ramsay family also suffers a number of serious setbacks. और ये जो फॉर्च्यून है रामजे की फैमिली की वो सफर करती है नंबर ऑफ सीरियस सेटबैक्स को. Mrs. Ramsay dies, Andrew is killed in the war, Andrew dies of the birds, yet the reader must know that Mr. Ramsay's work will endure. Therefore, the central section to the lighthouse demonstrate not only the victory of natural chaos over human order, but also its reverse. The forces of destruction are defeated by man's power and will to live. ये जो सेंट्रल सेक्शन है टू द लाइट हाउस का, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है ना सिर्फ विक्ट्री ऑफ नेचुरल क्योस को ओवर ह्यूमन ऑर्डर, बल्कि इसके रिवर्स को भी. ठीक है, कि इंसान जो है वो किस तरह से विक्ट्री ऑफ नेचुरल क्योस ओवर ह्यूमन ऑर्डर, कि नेचुरल क्योस जो है ह्यूमन ऑर्डर के ऊपर किस तरह से ओवरकम कर जाते हैं, बट ऑल्सो इट रिवर्स. लेकिन इंसान की जिंदगी में भी तो डिफरेंट क्योस होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रक्शंस होती हैं. उन डिस्ट्रक्शंस को हम कैसे ओवरकम करते हैं? और ये जो है वो पलटना झपटना और पलट के झपटना ये इंसान की जिंदगी में चलता रहता है. ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्योस, ठीक है, और उनका ओवरकम ओवर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन भी किस तरीके से इन क्योस को ओवरकम करता है. ये है जनाब लाइफ का बेसिकली यहाँ पे जो दिखाया गया है. तो द फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आर डिफीटेड बाय मैन्स पावर एंड विल टू लिव. और ये जो फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना, ये हमेशा डिफीट होती है मैन की विल पावर से एंड विल टू. एक मरीज जो है ना, अगर उसके अंदर विल पावर नहीं है ना आगे जीने की, वो जी नहीं सकता, बिकॉज वो फिजिकली इल नहीं है, ही इज मेंटली इल. लेकिन बेटा एक पैरालाइज्ड इंसान जो मेंटली इल नहीं है ना, उसके अंदर मोटिवेशन है कि आई हैव टू लिव द लाइफ, वो पार कर जाएगा जिंदगी. लेकिन एक चलता फिरता इंसान जो कि डिप्रेशन का मरीज है, जिसके अंदर विल नहीं है आगे जीने की, जिसके अंदर विल नहीं है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, जो एक ही फेलियर से हार बैठा है, फिर वो आगे नहीं जा सकता. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. ये जो क्योस होते हैं, ये डिस्ट्रक्शंस होती हैं, या तो इंसान वो इंसान को नहीं तोड़ते, इंसान की विल हारती है. या तो इंसान की विल जीत जाती है या इंसान की विल हारती है. और इसके अंदर सिर्फ वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड. ये एक बहुत फेमस कोई क्रिटिक था, उसने बोला था कि फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, कि फॉर्च्यून हमेशा बोल्ड लोगों को फेवर करती है, जिनके अंदर विल होती है. मैं बदतमीज लोगों की बात नहीं कर रही. बाज लोग समझते हैं कि बोल्ड होना ये है कि आप अदब के लिहाज से ही बाहर निकल जाएं. फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड. बोल्ड वो होता है जिसके अंदर विल एंड मोटिवेशन होती है टू लिव द लाइफ. ऐसे इंसान को बोल्ड कहते हैं. ऐसे इंसान को बोल्ड नहीं कहते जो हर थोड़ी देर बाद किसी से झगड़ना शुरू कर देता है और बगावत पे उतर आता है, रिबेल कर देता है सोसाइटी से, उसको नहीं कहते. ठीक है, तो बोल्ड इंसान वो होता है जिसके अंदर ये ताकत होती है कि आगे पत्थर आ जाए ना तो मुझे गाड़ी टर्न भी करनी है और बैक गियर भी लगाना है. उसके अंदर इतनी ताकत होती है और उसके अंदर इतनी विल पावर होती है कि फॉर द टाइम बीइंग मैं एक बैक गियर तो लगाऊंगी,
लेकिन उसको ये भी पता होता है मेरा ये बैक गियर मुझे अगले कितनी मंजिलें पार कराएगा। ठीक है, तो बेटा कभी भी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बैक गियर लगाते देर मत लगाइएगा। आपका एक बैक गियर आपको कई मंजिलें पार कराएगा, लेकिन अगर सामने पत्थर आ गया और गाड़ी ठोक दी ना, तो गाड़ी खराब हो जाएगी बेटा। ये चीज याद रखिएगा। तो इंसान अपनी विल पावर, ये जो दिमाग अल्लाह ने बनाया है ना, इसकी बेस पे आगे जाता है। और लिली ब्रिस्को और मिस्टर रामजे दोनों के अंदर हमने देखा कि वो जो डिस्ट्रक्शन क्या था, द फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन आर डिफीटेड बाय मैन्स पावर एंड वेल्थ टू लिव। अब जो है क्या हुआ, डिस्ट्रक्शंस आर डिफीटेड। डिस्ट्रक्शंस उस वक्त डिफीट होती हैं, जाहिर बात है उनकी जिंदगी में काफी लॉस हो चुका था, जंग आ चुकी थी, घर पूरा डैमेज हो चुका था, आधी फैमिली मर चुकी थी, काफी कुछ जिंदगियां गुजर चुकी थी, उम्रें गुजर चुकी थी, बुढ़ापा आ गया था, तो बहुत सी डिस्ट्रक्शंस हो गई ना। बट एट दैट टाइम भी अगर आपके अंदर विल है ना जीने की, तो नो वन कैन डिस्ट्रक्ट यू। ठीक है, तो हम अपने आप को डिस्ट्रक्ट खुद करते हैं, हमें कोई और डिस्ट्रक्ट नहीं करता। सो डोंट ट्राई टू ब्लेम अदर्स। In part 3 of the novel, the relation of art to life is treated in detail. The structure of this section is based upon the shuttling back and forth between Lily on the island and those in the boat watching the lighthouse. As the boat is getting closer to the lighthouse, Lily is also getting closer to the solution of her aesthetic problem. The determining factor in each case is love, the art of life, through the surrender of personality. अब यहाँ पे क्या था कि बोट जो है जैसे जैसे क्लोज जाती है लाइट हाउस के, तो लिली जो है वो क्लोज जाती टू द सोल्यूशन ऑफ हर एस्थेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, वो जो उसका आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट था या आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ था ना, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ईच केस इज लव। बेसिक हर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर था हर केस में वो लव था। द आर्ट फॉर लाइफ, ठीक है, आर्ट ऑफ लाइफ था, सॉरी, थ्रू द सरेंडर ऑफ पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी सरेंडर करती है तो बेटा झुका हुआ इंसान, कहते हैं ना झुके हुए दरख्त कोई फल लगता है, इट्स अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। और फिर लिली फिनिशेस हर पेंटिंग एज शी फील्स दैट सिंपैथी